हेलो गाइस, वेलकम टू #3 ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज पार्ट 3। गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बचे हुए क्वेश्चन के, और इसके पहले के क्वेश्चन को हमने पिछले वाली वीडियो में कवर अप कर रखा है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ही आप इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा, मीन्स इस क्लास को लीजिएगा। अदरवाइज आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको इस वाली वीडियो की है ना फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने बात किया है केवल ट्राइगोनोमेट्रिक के बेसिक चीजों के बारे में, बेसिक टर्म एंड कंडीशन के बारे में, यूजेस क्या है, कहां पे अप्लाई करेंगे और बहुत सारी चीजें। तो एक बार आप वो बेसिक वाली क्लास जरूर अटेंड करिएगा। और आपका अगर बेसिक क्लियर है तो बच्चों हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को मैं सोचता हूं जितनी छोटी हो सकती है आप तक पहुंचाइए, चीजें शॉर्ट से शॉर्ट में हो सके। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और कहा जा रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब मीन्स सेक थीटा दे रखा है, बाकी साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक मीन्स जो भी बचे हुए 5 और है ना, उनके रेशियोज क्या होंगे, है ना, किन किन साइडों के रेशियोज होंगे, उनको हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले उन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए ना मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि ये सेक थीटा है ना, सेक थीटा का जो वैल्यू हमको 13/12 दिया हुआ है, ये आया कैसे होगा। अगर आपके मन में एक विचार आ रहा हो कि ये सेक थीटा ना कुछ साइडों का रेशियो है, कुछ साइडों का रेशियो है ना, तो हम बता सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब वो किन किन साइडों का रेशियो को हम बोलते हैं सेक थीटा। आपको फार्मूला अगर याद होगा, मैंने कहा था लाल बटे कक्का साइन कॉस टैन का होता है, और उसका अगर उल्टा कर दो कॉस, है ना, सॉरी, उसका अगर उल्टा कर दो कि कक्का बटे लाल, और पीछे चलते आओगे तो मुझे मिल जाएगा कॉट, सेक और कॉसेक। तो आपको अच्छे से पता होगा कि कर्ण बटे, है ना, आधार का ही जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं सेक थीटा। तो जो वैल्यू गिवन है ये किसका गिवन है, आपको पता होगा कि कर्ण यही है 90 डिग्री के सामने वाला एंगल 13 है ना, और आधार में इसी पे सारा ट्रायंगल रुका हुआ है, तो ये हो गया बेस। ठीक है, आगे बात करें कि अगर, बट भैया दो साइडों से ना काम चलने वाला है नहीं, हमको तीनों साइडें मिनिमम पता होनी चाहिए, है ना, मिनिमम तीनों साइडें पता होंगी तभी हम जितने भी बाकी बचे हुए अनुपात है ना उनको निकाल सकते हैं। तो ये बताओ मुझे, इस साइड को निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना चाहिए। बहु पाइथागोरस, है ना, आई बटन में लिंक है, अगर नहीं पता है तो फिर देख के आओ। ठीक है, पाइथागोरस तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम मींस PGT से। अब बाबू हमको पता होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना मुन्ना, ये आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, लंब के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अभी मुझे यहाँ पे पता है, क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, यही 12 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब लंब मुझे पता है नहीं तो फिर मैं इसको ऐसे रखने वाला हूँ, इधर आपको जो 13 है इसका स्क्वायर होता है 169, और इस 12 को अगर स्क्वायर के इधर कर देंगे तो 144 इक्वल टू लंब का स्क्वायर है अभी, है ना। बट मुझे ये जो वैल्यू है ये घट के मिलने वाली है 25, है ना। बट मुझे क्या लंब चाहिए, लंब का स्क्वायर नहीं, मुझे लंब का स्क्वायर चाहिए तो बिल्कुल नहीं, मुझे चाहिए केवल लंब, है ना। तो दोनों साइड का रूट कर देंगे, जिससे इधर का स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, लंब। तो ऐसे में मुझे जो लंब है वो कितना मिलने वाला है, लंब मिलने वाला है बाबू 5, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मैं 5 लिख सकता हूँ, अभी बिल्कुल से लिखा जा सकता है। क्या अभी हमको तीनों साइडें पता चल गई हैं। अगर आपको तीनों साइडें पता चल गई हों तो आप अब किसी भी बचे हुए अनुपात को निकाल सकते हैं। तो बाबू अगर हमको सेक दिया हुआ है तो बचा क्या क्या है, हमको बचा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और सेक तो दिया ही हुआ है, बचा फिर हुआ है कॉसेक थीटा। मीन्स मुझे सब निकालना है, जितने इसको छोड़ के दिए हुए हैं ना उन सबको फाइंड आउट करना है। तो क्या यही सारी चीजें जो हमको फाइंड करनी है, कहोगे हाँ बिल्कुल। तो भैया साइन थीटा क्या होता है, आपको फार्मूला अभी याद करने की जरूरत है ना, याद कर लो जिसको भी नहीं याद हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, लंबा बटे कर्ण, और कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कॉस का आधार बटे
कर्ण, और tan का होता है आपका लंब बटे आधार, और cot का होता है tan का उल्टा मीन्स आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और cosec होता है sin का उल्टा मीन्स कर्ण बटे लंब। अब आपको अगर तीनों साइडें गिवन है तो आप इसकी वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो, है ना। एक सेकंड के लिए बहुत आराम से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। अब आप बोलोगे कि बहुत सिंपल है भाई, थीटा कहीं पे भी मानना था, मैंने थीटा को कहाँ पे माना हुआ था, कहाँ से लंब और आधार की बात हो रही थी भैया, यहाँ से। यहाँ पे अगर मैं थीटा मानता तो ये तो मेरा कर्ण हो जाता, है ना, ये हो जाता कर्ण, और ये रहता आधार, और ये हो जाता फिर मेरा लंब, है ना। तो यहीं से देखो अभी आप इसके सामने लंब बटे कर्ण मीन्स 5/13, फिर कह रहा है आधार बटे कर्ण मीन्स 12/13, है ना। फिर कह रहा है tan थीटा मीन्स लंब बटे आधार मीन्स 5/12। समझ में आ रही होगी चीजें ना, बिल्कुल आसान है। कॉट की बात कर रहा है, 12/5 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और कह रहा कि कॉसेक कितना होगा, तो ये हो जाएगा 13/5, और ऐसे करके आपका ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये खत्म होता है। ओके बाबू, इस वाले प्रश्न में हमको दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है ना, मींस एक्यूट एंगल है। तो मींस मुझे ए यहाँ पे भी मानना पड़ेगा और बी को यहाँ पे मानना पड़ेगा। ऐसे में जो सी है वो राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि भाई दोनों ए और बी क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। और कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है ना, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। तो मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी मींस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। देखो इस वाले क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। देखो अगर मुझे ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव करना है तो इसके जो अपोजिट साइड है, इसकी जो सामने वाली साइड है इक्वल कर दो इसके सामने वाले साइड को, है ना। मींस इसके सामने साइड है BC, इसके सामने साइड है AC। मींस अगर हम कैसे भी करके AC और BC को इक्वल कर दें तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल एंगल B के। ओके देखो अभी, अब इसको करने के लिए हम क्वेश्चन का ही सहारा लेते हैं। हमको गिवन है कि cos A और cos B इक्वल है, जितनी cos A होगी उतनी cos B है। तो चलो देखें कि cos A फाइंड कैसे किया गया होगा। cos A है ना इक्वल टू cos B। अब अगर मैं cos A की बात करता हूं तो भाई cos A, अब थीटा ना मान करके इसका नाम A ही बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। cos A फाइंड आउट कैसे होता है, बहुत सिंपल तरीका है, आपको फार्मूला याद होगा। तो आधार बटे कर्ण होता है cos A, है ना, आधार बटे कर्ण, और cos B भी फार्मूला तो वही होगा, फार्मूला थोड़ा नहीं चेंज होगा बाबू, है ना, आधार बटे कर्ण। अब मुझे ये बताओ कि A से जब मैं देखता हूं A से, तो इसका आधार क्या है, इसके साथ लगी हुई भुजा, है ना। अब बाबू कभी ये ट्रायंगल ऐसे रहा होगा तो AC पे रुका रहा होगा, तो A के अकॉर्डिंग जो भी कर्ण को छोड़ के भुजा इसे लगी हुई है वही उसी भुजा को हम बोलते हैं आधार। तो ऐसे में तो AC आधार हो जाएगा। कर्ण तो नेवर चेंज, मैंने बता रखा है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। ओके अभी अगर मैं यही काम B से देखता हूं तो अभी तो मेरे लिए ये आधार हो गया, कर्ण को छोड़ के जो भुजा बच रही है जो इससे टच है यही आधार है। क्या आधार है, कहूंगा BC आधार है। अच्छा BC आधार हो गया, चलो कर्ण तो वही रहेगा, कहूंगा हाँ। तो ये बताओ अगर ऐसे कंडीशंस पे मैं यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, क्या करवा दूं बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये जो कर्ण है ना, मैंने AC वो बाय डिफॉल्ट लगता है ना कि हमेशा कर्ण AC होता, तो वैसे हो गया। कर्ण है यहाँ पे AB, ओके देखो कर्ण AB है, मैंने बाई मिस्टेकली AC लिख रखा था। चलो ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट सेट हुए रहता है ना कि ABC है तो AB हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर और बेस, और बचेगा हाइपोटेन्यूज, तो उसको AC बार बार क्वेश्चन में तो वो बाय डिफॉल्ट कभी कभी सेट रहता है। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इनमें तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा कि AC मल्टीप्लाई बाई AB इक्वल टू AB मल्टीप्लाई बाई
BC। अगर मैं इस AB को इधर भेजूंगा, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा, चला जाएगा डिवाइड में, तो कट जाएगा AB ABC। में यहीं पे काट देता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। तो बच क्या रहा मेरे पास, बच रहा है कि AC वाली साइड BC वाले साइड के इक्वल है, AC वाली साइड BC वाले साइड के इक्वल है। तो हम अभी क्या लिख सकते हैं, तो है ना, या फिर अतः लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना। इसी की तो बात मैं कर रहा था मुन्ना, कि अगर अल्टीमेटली हम ये साइड इस वाली साइड के इक्वल प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिक इसके फ्रंट वाली जो एंगल है इसके फ्रंट वाले एंगल के इक्वल होगा। ट्रायंगल का एक रूल होता है कि अगर किसी बराबर एंगल के सामने वाले जो कोण, बराबर एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो बराबर एंगल के दोनों बराबर होती है। मीन्स अगर एंगल A इक्वल है एंगल B के, तो एंगल A के सामने वाली जो साइड होगी एंगल B के सामने वाली साइड के इक्वल होगी। ये ट्रायंगल का एक रूल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, प्रत्येक प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, बस ना आपको उसके पहले की बेसिक पता होनी चाहिए, बाकी प्रश्न तो ना सभी सिंपल होते हैं। देखो, इस वाले प्रश्न में हमको दिया गया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, है ना। cot थीटा इक्वल टू 7/8। अच्छा बताओ ये cot थीटा आया कहां से होगा, तो आपके पास बहुत सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि भैया cot थीटा का रेशियो जो बनता है वो कैसे बनता है, क्या आधार बटे लंब करके बनता है। आधार बटे लंब कहोगे हाँ, तो आधार बटे लंब यही है ना 7/8। कहोगे हाँ, आधार और लंब गिवन है, बट कहाँ से, जहां पे मैं थीटा मान लूं वहां पे गिवन है। चलो मैं मान लेता हूं यहां पे थीटा, ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है। यहां से बताओ मुझे आधार और लंब क्या क्या होगा। अब मैं यहां से कह दूंगा ये अगर मेरा थीटा है तो इसका आधार यही BC, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 7, और इसके सामने जो होगा वो क्या होता है, लंब होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 8। अब आप पूछोगे कि प्रत्येक प्रश्नों पे मास्टर हमें या करना होता था कि हमको कोई वैल्यू पूछता था कि साइन थीटा ले लो, बता दो कॉट कितना होगा, कॉसेक कितना होगा। इसमें ये इक्वेशन सा क्या लिख रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन सा क्या लिख रहा है भैया, कुछ नहीं लिख रहा है। बस आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, बस सवाल खत्म। मीन्स अल्टीमेटली निकालना मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो भैया और कोई रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडें गिवन हो, वो तो गिवन है नहीं। फिर हम क्या करेंगे भैया, पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। ये हो गया आपका आधार था, ये था आपका लंब, चाहो तो फिर से लिख लेना। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, है ना, क्या करेंगे ABC में हम लोग क्या लगाएंगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। हम जानते हैं कि यही है लंब, सॉरी यही है कर्ण, तो इसका जो स्क्वायर होगा, है ना, वो इसके स्क्वायर और प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स लंब और आधार के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, योग के इक्वल होगा कि नहीं, कर्ण का स्क्वायर। तो ऐसे में जो AC निकलेगा, AC का स्क्वायर वो 64 और 49, इन दोनों को ऐड करने पे हो रहा है 113। बट मुझे AC का स्क्वायर चाहिए नहीं, मुझे चाहिए AC। तो हम जानते हैं इस साइड में क्या आ जाएगा बाबू, रूट आ जाएगा। इस साइड में भी रूट लगाते बट वो स्क्वायर और रूट से कैंसिल हो जाता। तो ऐसे में जो मुझे लंब कर्ण की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 113। अब तीनों साइड पता हो गई है। अब मुझे इस वाले प्रश्न को करने के लिए गुरु क्या करना पड़ेगा, इस वाले प्रश्न को करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, फिर मैं इसी में पुट करके इसको सॉल्व कर लूंगा, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो भैया साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो निकालते हैं ना। फिर साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लंब बटे होता है कर्ण, यही होता है साइन थीटा की वैल्यू, यहीं से निकलती है। हाँ, इस वाले थीटा से देखो, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो क्या मैं 8/√113 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अभी कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं तो हम कहेंगे कि भैया आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार ये है, कर्ण ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/√113। ये दोनों वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, उसके बाद इन दोनों चीजों की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूं, है ना, कि अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करने चलता हूं तो मुझे लिखा गया है कि 1 + साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा, ब्रैकेट को क्लोज,
ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। देखो मुझे अब क्या करना है इस वाले प्रश्न में ना, अब इन दोनों की वैल्यू बस पुट कर दो, सवाल आपके सामने आपके हाथों में होगा आंसर, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू यहां से उठाओ तो 8 बटे अंडर रूट 113 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113, ठीक है, होल अपॉन में करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब कॉस की लेनी है ना, कॉस की 1 अपॉन 8 बटे ये है 7 बटे अंडर रूट 113, है ना, और अगले ब्रैकेट में है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे है माइनस 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इन चीजों को हमें बस थोड़ा सा सॉल्व करना है भाई। अंडर रूट देख के आपको डरना नहीं है, डरिए मत, बिल्कुल से क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। आप ये सोचो अभी मेरे अकॉर्डिंग कि बचपन में हम एक फार्मूला पढ़े हुए थे, है ना, अभी पिछले क्लासों में अलजब्रा वाले में, कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है तो वो किस चीज का स्क्वायर है, वो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो भैया यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान लगाओ ना कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में है a माइनस बी, तो क्या फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। हाँ बिल्कुल बनने वाला है। कैसे, देखो a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। क्या ऐसे ही होने वाला है प्रश्न। हाँ बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी वही गेम चल रहा है। अरे वाह यार, यहाँ पे भी वही गेम चल रहा है। इतना कर दो कि 1 का स्क्वायर माइनस, है ना, 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, बस। वाह क्या बात है, सवाल इतना बड़ा 2 लाइनों में बहुत छोटे से आ गया। अब बताओ क्या इस 1 का स्क्वायर अल्टीमेटली 1 ही होगा लास्ट में, कहूंगा हाँ। माइनस इस 8 का स्क्वायर 64 होने वाला है, इसका स्क्वायर रूट कैंसल तो क्या 113 बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना, कितना होता है 49 अपॉन में अंडर रूट का ये तो 113 था, वो रूट और स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब बताओ मुझे इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर मैं इन दोनों को जोड़ना घटाना चाहूं, है ना, इन दोनों को जोड़ना घटाना चाहूं तो मुझे इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। उसके लिए मुझे इतने का ही मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 113 माइनस का 64 और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल, तो मैं लिख दूंगा 113 अपॉन में, ये हो गया होल अपॉन। फिर वही काम यहाँ पे 113 यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस का 49 और अपॉन में 113 इसके डाउन में। तो कभी भी ऐसे कंडीशन में ना अगर फर्स्ट और थर्ड वाला सेम है तो कट जाता है, सेकंड और फोर्थ वाला सेम है तो कट जाता है। तो क्या यहाँ वाली चीज यहाँ से कट जाएगी, कहोगे हाँ। अगर आपको समझ नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, इसका यहाँ कर लो, फिर ये ऊपर नीचे सेम रहेगा, कट जाएगा, है ना। आगे क्या प्रोसेस हो रहा है, आगे प्रोसेस यही हो रहा है ना कि आप 113 में से 64 को घटाना है तो 13 में से 4 जाएगा, बचेगा 9, है ना, और यहाँ पे बचा हुआ है 0, तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, 49, और इतने में से इसको घटाना है तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और 10 में से 4 गया तो 6। ऐसे में जो इसकी टोटल वैल्यू है वो मिल जा रही है 49/64। ओके, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म था 49/64 का। अगर आप ना इसी अंडर रूट से डर रहे थे ना, अरे खत्म तो हो गया अंडर रूट, तो डरना नहीं है। क्वेश्चन को देखो देख के बस बेसिक और आपके पहले वाली सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और अभी इतने पे हमें रुक नहीं जाना है, अभी तो हम बस इतना लगाए हैं। ये कौन लगाएगा भैया, इस वाले क्वेश्चन का मैं 1 सेकंड में आंसर बता सकता हूं तुमको, बस ध्यान से देखो। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड वाले में पूछा जा रहा है कि भैया कॉट थीटा का स्क्वायर करके बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो इतना आपको पता होगा कि कॉट थीटा की जो वैल्यू थी वो थी 7/8। इधर स्क्वायर लग गया, इधर भी स्क्वायर लगाओ तो सवाल हो जाएगा खत्म आपका, है ना। 7/8 का होल स्क्वायर क्या निकल के आएगा 49/64, सवाल ही खत्म, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अब करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या गिवन है, गिवन है कि 3 cot A इक्वल टू 4। तो हमको जांच करना है कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है कि नहीं। देखो इस वाले चीज से हम ना क्या करेंगे, पहले तो तीनों साइड और ये जो रेशियो गिवन है ना इसमें, वो फाइंड आउट करेंगे, है ना। वो फाइंड आउट करने के बाद में उन सब की वैल्यू हम इसमें पुट करके इनको सॉल्व कर देंगे। अगर दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे जो दिया गया था एकदम सही है। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट, आ जाओ। ये बोला जा रहा है हमको कि 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है ना। यहां से आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। 3 cot A इक्वल टू 4, तो मैं पूछूं कभी cot A बराबर क्या होगा, तो फिर बोलोगे कि 4/3। अब cot A क्या होता है, क्या आधार बटे लंब होता है? हाँ बिल्कुल होता है, आधार बटे लंब। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। अब देखना कहां से है, देखना कि आपको A से है। हाँ बिल्कुल A से देखो तो इस चीज की जो वैल्यू मिलेगी है ना, इसके आधार की वैल्यू है 4 और इसके लंब की वैल्यू कितनी है 3। तो सबसे पहले मुझे साइन कॉस और टेन निकालने के लिए मुझे इसकी तीनों साइडें पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। वो कैसे निकालते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो चलो पहले पता करते हैं कि ये वाली साइड होगी कितनी। तो ट्रायंगल ABC में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता करेंगे। देखो बहुत सिंपल है कि भैया AC का जो स्क्वायर होता है, मीन्स ये हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर होता है, वो आधार और लंब के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो AC की वैल्यू कितनी मिलने वाली है भैया, AC की वैल्यू इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है भैया 16 और ये होता है 9। अब ये हो जाएगा टोटल रूट में 25, जो मुझे क्या मिलेगा रूट पे 25 के बाद में 5। तो जो AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। AC की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब मुझे तीनों वैल्यू पता चल गई है ना। अब मुझे तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। अब तो फिर हमें जो जो चीजें इसमें क्वेश्चन में गिवन है ना, बस उतना ही निकालना है। उतना निकालने के बाद में इसमें पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A, है ना, फिर हम निकालेंगे कॉस A, फिर हम निकालेंगे भैया टेन A। तीनों चीज की वैल्यू हम पुट कर देंगे फटाफट से निकाल के, है ना। चलो देखो साइन A कैसे निकलेगा, सबको पता है कि ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण होता है, और फिर आधार बटे कर्ण, उसके बाद में लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। इन तीनों की वैल्यू हम फटाफट से यहाँ से निकाल के फिर उसमें पुट करने वाले हैं। अभी देखो, अब साइन A की जो वैल्यू है लंब A से, देखो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, अभी निकाले, है ना। और आधार हो गया आपका 4, कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4 आपका। तो तीनों वैल्यू यहां से मुझे मिल जाती है साइन, कॉस और टेन की। चलो फटाफट से पुट कर दो, है ना। एक बार हम लिख देते हैं कि साइन, टेन और कॉस की वैल्यू, साइन A, है ना, कॉस A और टेन A का मान, है ना, टेन A का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, ठीक है, रखने पर। देखो अभी हम इसकी वैल्यू रखते हैं, जो भी हमको समीकरण गिवन था वहां पे रखते हैं। तो आप कहोगे कि 1 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, माइनस टेन A का मान कितना गिवन है, अभी कहोगे 3/4, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर का, टेन A का होल स्क्वायर, तो फिर ऐसे हो जाएगा इक्वल टू कॉस A स्क्वायर A और फिर साइन स्क्वायर A। भैया कॉस स्क्वायर A मतलब कि 4/5 का स्क्वायर करना है, माइनस साइन स्क्वायर A मतलब 3/5 का स्क्वायर करना है। बस बहुत सिंपल है। अब इतना सॉल्व करना तो फिर भाई 10th क्लास वालों के लिए लेफ्ट हैंड का काम है ना, ऐसे करके। चलो देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करोगे तो 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16 इक्वल टू ये कितने होने वाला है, 16/25 माइनस 9/25। बहुत इजी है। अब ये बताओ मुझे, अगर मुझे कल को इन दोनों को जोड़ना घटाना हुआ तो फिर इनके एलसीएम इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ और यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही काम यहाँ भी करूंगा, है ना। मैं आपको बता रहा था कि ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी देखो फिर ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 16 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 16। अब दोनों का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है
वो 16 16 हो गया। तो ये डिनोमिनेटर को हम एक बार लिख देते हैं और न्यूमिनेटर को जोड़ घटा लेते हैं, जैसे भी कहा गया है। सेम काम नीचे होने वाला है, बस एडिशन में है अपॉन 16। इधर कितना होगा, इधर आपका जो भी है वो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 25, है ना। अब मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट और थर्ड वाला सेम हो और फर्स्ट एंड थर्ड वाला सेम हो, या फर्स्ट एंड थर्ड वाला और सेकंड और फोर्थ वाला सेम हो, तो फिर कट जाता है। सॉरी, बार बार मैं वो डिस्मिस होता है मैं क्या बोला हूँ। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, बेस 16 में से ना 16 में से 9 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचने वाला है, 7 बचने वाला है ना। अपॉन में इन दोनों को ऐड कर लो 25। इधर 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 अपॉन में 25। फिर मैं बोल सकता हूँ कि अभी तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। मीन्स जो भी हमको कहा गया था वो बिल्कुल सही प्रूफ है। तो यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, है ना, यही प्रूव करने को कहा गया था। ऐसा में आपका 8 वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। और इसी के साथ में आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम लोग करने वाले हैं आपके नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है। तो वो बहुत छोटी सी वीडियो होगी, हम लोग बहुत ज़्यादा सा बड़ा नहीं करना चाहते, और आशा करते हैं आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पूरे ट्रायगोनोमेट्री की। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, चीजें एकदम समझ में आई होंगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एक साथ सफल होंगे ना तभी मजा आएगा, वो भी कुछ सीख सके। तो मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।